Hello everyone, this is chapter 5 of class 9th, the fundamental unit of life. इस चैप्टर में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेल क्या है। जैसे कोई हम बिल्डिंग लेते हैं वो बहुत सारी ब्रिक्स से बनी हुई होती है। तो जो उसमें जो ब्रिक का काम है, जो एक एक ब्रिक मिलकर पूरी बिल्डिंग को खड़ी करती है, ऐसे ही सेल का काम होता है। एक एक सेल मिलकर हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। देखते हैं कि जो ये सेल्स होते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी होती है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए होते हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो 1665 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक थिन स्लाइस को ऑफ कॉर्क को देखा माइक्रोस्कोप के अंडर। तो उन्होंने देखा उसमें कि टाइनी बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो जिनकी वॉल्स प्रेजेंट लाइक मतलब वो रूम्स की तरह है। वो बहुत सारे रूम्स की तरह दिख रहा है वो स्ट्रक्चर। और उन जो रूम्स के वॉल्स के अंदर जो स्पेसेस हैं उनको उन्होंने नाम दिया सेल्स। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डिस्कवर किया सेल। फिर 1883 में रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और परकिंजे ने टर्म दी प्रोटोप्लाज्म। अब बात करें सेल थ्योरी की, तो जो सेल थ्योरी होती है उसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स, जिससे हमें सेल्स के बारे में पता चलता है। और जो ये सेल थ्योरी है वो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी, स्क्लेडन एंड स्कवान एंड वर्चो ने। जो स्क्लेडन एंड स्कवान थे उन्होंने तो प्रपोज की थी सेल थ्योरी, और जो वर्चो है उन्होंने 1855 में ये बताया कि जो सेल्स है वो अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल थ्योरी में हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट पॉइंट वाज दैट सेल्स जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ के। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। थर्ड पॉइंट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, और जो न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज होते हैं, और जो सेल्स हैं वो ही मिलकर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अब हम बात करें कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक ही सेल होता है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, और वो ही सेल उसी सेल में सब कुछ होता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, मतलब डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनका जो एक सेल है उसी में ही वो ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑल इन वन सेल। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल्स जो हैं वो डिफरेंट जॉब्स करते हैं, मतलब जैसे मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, इन सब के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग्जाम्पल अमीबा हो गया, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास, बैक्टीरियाज। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है फंजाई हो गई, प्लांट्स, एनिमल्स। अब जो ये सेल्स होते हैं ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं। जो सेल्स हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, और जो ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये हर सेल में सेम होते हैं, बेशक उनका जो काम है और जो वो किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम पढ़ते हैं सेल्स के पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सेल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो बहुत थिन होती है, डेलिकेट होती है, और लीविंग आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और इसमें मेन बात क्या है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये हर किसी चीज़ को अंदर नहीं आने देती, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही होती है जो इसके अंदर आ सकती हैं। अब देखते हैं कि जो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है ये क्या होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन सेल्स एंड इट्स एक्सटर्नल सेल और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और ये हमेशा होता है जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है उस तरफ। मूवमेंट ऑफ गैसेस लाइक CO2, ऑक्सीजन फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन।
अब जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो भी बिल्कुल सेम है इसमें, लेकिन जैसे डिफ्यूजन में गैसेस का एक्सचेंज होता था, ऐसे ऑस्मोसिस में वाटर का होता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, तब जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? कोई सेल है, उसके बाहर जो सॉल्यूशन है, मीडियम है, उसमें वाटर ज़्यादा है, तो अब वो वाटर हमने देखा कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो जो सेल है उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो फिर जो वाटर है वो मूव करेगा सेल के अंदर और सेल को स्वेल अप कर देगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल्स हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो मीडियम है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन जो सेल है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा, तो सेल से वाटर बाहर निकलेगा, तो जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। नाउ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होती है जब मीडियम में भी वाटर की कंसंट्रेशन सेम है और सेल के अंदर भी वाटर की कंसंट्रेशन सेम है, तो जो वाटर की मूवमेंट नहीं होती और जो साइज है वो सेम रहता है। ऑस्मोसिस जो है वो भी डिफ्यूजन की तरह है, बस हमने देखा कि इसमें वाटर की मूवमेंट होती है थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसका एग्जांपल क्या है ऑस्मोसिस का? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। अब हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है, मतलब लिपिड की 2 लेयर्स है होती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे, और बीच में उनमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। जो लिपिड बाइलेयर है वो जो ऊपर की साइड है उसकी, वो तो जो हेड साइड है वो होती है हाइड्रोफिलिक और जो टेल साइड है वो होती है हाइड्रोफोबिक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हैं? ये ना प्रोटेक्ट करती है सेल को, क्योंकि ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। जो सब्सटेंसेस है उनके इन एंड आउट को भी कंट्रोल करती है। फ्लेक्सिबल होती है, तो फूड को एंगल्फ करने में भी मदद करती है। फॉर एग्जांपल एंडोसाइटोसिस इन अमीबा। हमने बात करी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और बोला था कि वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और वो रिजिड कवरिंग होती है। लेकिन जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो सेलेक्टिवली परमिएबल थी, जो सेल वॉल होती है वो हर चीज़ के लिए परमिएबल होती है, वो किसी चीज़ को रोकती नहीं है अंदर आने के लिए। और जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग होती है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो लिविंग थी। जो सेल वॉल है वो मेनली कंपोज्ड होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है टू प्लांट्स। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है? जब कोई लिविंग प्लांट सेल वाटर लूज करता है थ्रू ऑस्मोसिस, तो जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है और उसके कंटेंट्स जो है वो जो सेल वॉल है उससे दूर हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। न्यूक्लियस क्या है? वो कंट्रोल सेंटर है सेल का। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबली लेयर्ड होती है। मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होती है, मतलब जो मतलब अंदर का जो सब्सटेंस है वो इन पोर्स से साइटोप्लाज्म में जा सकता है और साइटोप्लाज्म से अंदर आ सकता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, और डीएनए के अंदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है सेल्स को बनाने की और ऑर्गेनाइज करने की। और जो फंक्शनल सेगमेंट्स है डीएनए की उन्हें हम कहते हैं जीन्स। जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनमें जो डीएनए है वो एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। लेकिन जब सेल्स डिवाइड हो रहा होता है तो क्रोमेटिन जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अब जैसे हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो हम 2
तरह के उसमें उसको क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं और उनकी कोई डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं खाली अनडिफाइंड रीजन में, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। लेकिन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वेल डिफाइंड होती है और उनके अंदर न्यूक्लियस में डीएनए और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड वो रीजन है जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये एम्बेडेड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में और इसके अंदर होता है प्रोटीन्स एंड आरएनए, और राइबोसोम फॉर्मेशन यहीं पे ही होती है न्यूक्लियोलस के अंदर। अब न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ये हैं, जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में उनकी मूवमेंट कराना फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। मतलब जैसे न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं और जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो मतलब ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। ऑर्गेनल इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जो कि एनक्लोज्ड होता है विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। और साइटोप्लाज्म ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर बाकी सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं। ऑर्गेनल अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, किसी एक के बिना भी जो सेल है वो अपने पूरा फंक्शन एज ए होल नहीं परफॉर्म कर सकता। और जो ये फ्लूइड है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं वो जो सेल की शेप है उसको भी कंट्रोल में रखता है, और साइटोप्लाज्म को ही हम साइटोजोल भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अब सारे सेल ऑर्गेनल्स की जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होते हैं। जो ये हर एक ऑर्गेनल है वो सराउंडेड बाय इट्स इंडिविजुअल मेम्ब्रेन, सबकी अपनी अलग अलग मेम्ब्रेन होती है। तो अब हम पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑर्गेनल की, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का। जो ये ट्यूब्यूल्स है वो ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, राउंड भी, ऑब्लॉन्ग भी हो सकते हैं। और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके मेनली 2 टाइप्स हैं, RER एंड SCR। RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SCR होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट RER जो है उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये मेनली प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करता है, और जो प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर होते हैं उनको अदर पार्ट्स में भेजा जाता है थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो जो स्मूथ, उसमें रफ था तो मतलब जो राइबोसोम्स उसके सरफेस पे प्रेजेंट थे उसकी वजह से उसे रफ बोला गया। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इनको स्मूथ बोला गया। और जो इनको जैसे वो प्रोटीन्स बना रहे थे ऐसे ही फैट्स एंड लिपिड्स बनाते हैं। जो अब फंक्शंस क्या हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? तो जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बनते हैं, और प्रोटीन्स एंड लिपिड्स क्या हैं? ये कंपोनेंट्स है मेम्ब्रेन के। तो ये मतलब ER हेल्प करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, मेम्ब्रेन को बनाने में। सेकंड फंक्शन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक्ट एज ए चैनल टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। गोल्गी एपरेटस जो है वो नाम पड़ा एक साइंटिस्ट के ऊपर जिनका नाम था कैमिलियो गोल्गी।
गोल्गी एपरेटस जो है वो नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, जो एक पैरेलली अरेंज्ड होते हैं इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल्स बनते हैं उनको डिस्पैच करने का काम गोल्गी करता है टू द सेल्स इनसाइड और आउटसाइड। गोल्गी एपरेटस में ही लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, सेलुलोज हो गए, इनकी स्टोरेज भी गोल्गी एपरेटस में ही होती है। तो गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या है, वो स्टोरेज का काम करती है, मॉडिफिकेशन का काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है प्रोडक्ट्स को, और वेसिकल्स की फॉर्म में। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं बाय आरईआर। ये लाइसोसोम्स जो होते हैं वो वेस्ट मटेरियल्स को या कोई ऑर्गेनल है जो काम नहीं कर रहा उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको लाइसोसोम्स को वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोला जाता है सेल का। और बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन से भी ये हमें बचाता है। जब कोई सेल जो है वो डैमेज हो जाता है तो जो लाइसोसोम है वो बस्ट हो जाता है और अपने अंदर ही उस सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इस लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा गया है सेल का। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है, इनकी भी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, मतलब उसमें पोर्स होते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है। जो ये फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन के वो प्रोवाइड करते हैं ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर एटीपी सिंथेसिस। जो एटीपी है उसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल की, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो कंपार्टमेंटलाइज्ड है इनटू वेरियस क्रिस्टाई, इन फोल्ड्स को क्रिस्टाई बोला गया। और इसके अंदर मैट्रिक्स होती है जो कि ग्राउंड सब्सटेंस है, स्पेस एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोला जाता है सेल का, क्योंकि इसके अंदर एटीपीज बनते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो अपने खुद के प्रोटीन्स बनाते हैं, क्योंकि इनके पास खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। जैसे हमने पहले देखा था जो राइबोसोम्स है वो ही प्रोटीन्स में बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स में हमें मिलते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होती है जिनका कोई कलर नहीं होता, ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, लाइक स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स को स्टोर करने में। सेकंड प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट, जो कि कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे लीफ हो गई, टमाटो, सनफ्लावर। जैसे लीफ ग्रीन कलर की है या येलो कलर की, बहुत सारी कलर्स की होती है, जैसे टमाटो रेड कलर का है, सनफ्लावर येलो है, तो ये कलर हमें क्रोमोप्लास्ट से मिलता है। क्रोमोप्लास्ट विद क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, मतलब जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। नाउ थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स के अंदर खाना बनता है। प्लास्टिड्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, मतलब ये भी खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं। एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर वो लार्ज साइज़ के होते हैं। जो वैक्यूल्स की आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल्स के अंदर सेल सैप होता है और ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी सेल को, और स्टोर करता है अमीनो एसिड्स को, शुगर्स को, प्रोटीन्स को इन प्लांट सेल्स। अब एनिमल सेल्स की बात करें तो वैक्यूल्स जो है वो हेल्प करते हैं इन इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। अब न्यू सेल्स जो बनते हैं वो बनते हैं सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज माइटोसिस, सेकंड इज मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, जो सेल है वो डिवाइड करता है फॉर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए डिवाइड करता है। लेकिन मियोसिस में जो सेल्स है वो डिवाइड करते हैं टू फॉर्म गैमेट्स, गैमेट्स से ऑफस्प्रिंग बनते हैं, मतलब जनरेशन को बढ़ाने के लिए। सेकंड पॉइंट इज मदर सेल जो होता है, मदर सेल जो होती है माइटोसिस में वो डिवाइड करती है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाने के लिए। लेकिन मियोसिस में जो सेल है वो डिवाइड करता है टू फॉर्म 4 न्यू सेल्स। माइटोसिस में 2 बनते हैं और मियोसिस में 4। अब जो डॉटर सेल्स होते हैं वो उनका सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है एज मदर सेल माइटोसिस के अंदर, लेकिन मियोसिस में जो न्यू सेल्स बनते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है टू दैट ऑफ मदर सेल।